हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओपी सिंह है। आज हम लोग चैप्टर 20 के अंतर्गत मैदान क्या होते हैं ये टॉपिक कवर करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं धरातल पर पाई जाने वाली प्रमुख स्थलाकृतियाँ, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, पर्वत, उसके बाद पठार, और अब हम लोग बात करेंगे मैदान की। मैदान क्या होते हैं, प्लेन क्या होते हैं। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैदान या अंग्रेजी में से बोलते हैं प्लेन। ये क्या होते हैं मैदान? ये सामान्यतः समतल भूभाग होता है। ये कैसे होते हैं? सामान्यतः समतल ये जनरली क्या होते हैं? समतल भूभाग होते हैं। इनकी ऊंचाई समुद्री तल से, जो समुद्र तल है, सी लेवल है, उससे लगभग 150 मीटर होती है। और इनकी ऊंचाई कितनी होती है? समुद्र तल से लगभग 150 मीटर। अधिकतर जो मैदान है उनका निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा अपरदित पदार्थों जिसमें कंकड़, पत्थर, बालू आदि होते हैं, इनके जमाव द्वारा होता है। अधिकतर मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा अपरदित मतलब लाए गए अपरदित पदार्थों, जिसमें क्या है, अपरदित पदार्थ क्या होंगे? कंकड़, पत्थर, बालू आदि। के जमाव द्वारा होता है। जैसे हांग हो का मैदान, हुआंग हो हांग हो का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान आदि। तो मैदान के बारे में क्या चीज़ें याद रखनी है? प्लेन क्या है? सामान्यतः ये समतल भूभाग होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है। दूसरी चीज़ क्या है? समुद्र तल से लगभग 150 मीटर ऊंचे होते हैं ये। और इनका निर्माण कैसे होता है? ज़्यादातर जो विश्व के मैदान हैं उनका निर्माण नदियों के द्वारा अपरदित, जो कटाव करके पदार्थ लाए जाते हैं, जिसमें कंकड़, पत्थर और बालू आदि पदार्थ होते हैं, कंकड़, पत्थर, बालू आदि के जमाव द्वारा होता है। नदियों के द्वारा अपरदित जो कंकड़, पत्थर और बालू आदि पदार्थ होते हैं, इनके
जमाव के द्वारा मैदानों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे होंगहो नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान, सिंधु का मैदान आदि। बनावट के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण। बनावट के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण। बनावट के आधार पर मैदान कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट के आधार पर जो मैदान होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर मैदान 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संरचनात्मक मैदान। संरचनात्मक मैदान मतलब स्ट्रक्चरल प्लेन्स। स्ट्रक्चरल प्लेन्स और दूसरे अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान। अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान। अपर्दन द्वारा मतलब कटाव के द्वारा, मिट्टी के अपर्दन द्वारा या फिर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर के अपर्दन द्वारा। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं इरोजनल प्लेन्स। और तीसरे प्रकार के जो मैदान हैं वो हैं निक्षेपणात्मक मैदान। निक्षेपणात्मक मैदान। निक्षेपणात्मक मैदान मतलब डिपोजिशनल प्लेन्स। डिपोजिशनल प्लेन्स। निक्षेपणात्मक मैदान मतलब इसके लिए क्या होता है, कुछ पदार्थ होते हैं जो नदियों के द्वारा लाए जाते हैं, वो क्या है, छोड़े जाते हैं, साइड से छोड़ती जाती हैं नदियाँ और मैदानों का निर्माण होता जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रकार है संरचनात्मक मैदान। स्ट्रक्चरल प्लेन। इनका निर्माण कैसे होता है? महाद्वीपीय निमग्न तट के उत्थान अथवा भूमि के नीचे धंसने के कारण बने मैदान को संरचनात्मक मैदान कहते हैं। महाद्वीपीय निमग्न तट जो होता है उसके उत्थान से या फिर भूमि के नीचे धंसने के कारण जिन मैदानों का निर्माण होता है उनको बोलते हैं संरचनात्मक मैदान। किसके द्वारा होता है ये? महाद्वीपीय निमग्न तट के उत्थान, निमग्न तट के उत्थान अथवा भूमि के नीचे धंसने से।
या तो क्या है, महाद्वीपीय जो निमग्न तट है वो क्या है, उसके उत्थान से या फिर भूमि के नीचे धंसने से जिन मैदानों का निर्माण होता है उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स या फिर संरचनात्मक मैदान। दूसरे प्रकार के क्या हैं, अपर्दन द्वारा, निर्मित मैदान। इरोजनल प्लेन्स, पर्वत और पठारों के लंबे समय तक अपर्दन से बने मैदान अपर्दन जनित मैदान कहलाते हैं। पर्वत और पठार, इनके अपर्दन से लंबे समय तक जब इनका अपर्दन होता है, लंबे समय तक जब इनका अपर्दन होता है मतलब इनका क्षरण होता है, इनका कटाव होता है, तो उससे जिन मैदानों का निर्माण होता है उनको बोलते हैं अपर्दन जनित मैदान, मतलब अपर्दन द्वारा बने मैदान। फिर तीसरे प्रकार के मैदान क्या हैं, निक्षेपणात्मक मैदान, डिपोजिशनल प्लेन्स। अपर्दन के कारकों, अपर्दन के कारक क्या हैं, नदी के द्वारा अपर्दन हो सकता है, पवन के द्वारा अपर्दन होता है, हिमानी के द्वारा अपर्दन होता है आदि। इसके अलावा भी अन्य कई कारण अपर्दन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अपर्दन का मतलब पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण, तो नदी के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमानी के द्वारा, और इसके अलावा भी और कई कारण हो सकते हैं। इसके द्वारा प्रवाहित कर लाए गए पदार्थों के निक्षेपण से, निक्षेपण का मतलब जमाव से, छोड़े जाने से, जो पदार्थ नदी लेकर के आ रही है या पवन लेकर के आ रही है या हिमानी लेकर के आ रही हैं, उनके क्या है, वो आसपास के एरिया में छोड़ देने से, उनके निक्षेपण से, उनके जमाव से क्या है, निक्षेपणात्मक मैदान यानी कि डिपोजिशनल प्लेन्स का निर्माण होता है। तो अपर्दन के कारक क्या है, नदी, पवन, हिमानी आदि, इनसे जो पदार्थ लाए जाते हैं उनके निक्षेपण से, उनके निक्षेपण से मतलब उनके छोड़े जाने से, रास्ते में उनके छोड़े जाने से या फिर कहें उनके जमाव से क्या है, मैदान का निर्माण होता है। तो उनको क्या बोलते हैं, निक्षेपणात्मक मैदान या फिर डिपोजिशनल प्लेन्स। एग्जाम्पल के लिए अगर लेना चाहें इसके लिए, तो इसमें गंगा का मैदान आ जाएगा आपका, गंगा का मैदान। ये मैदान जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा से जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से निर्मित है, निक्षेपण से निर्मित। गंगा का जो मैदान है, गंगा नदी का जो मैदान है वो क्या है, जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से बना है। इसी तरह से लोएस मैदान, लोएस मैदान ले सकते हैं हम। ये पवन के द्वारा निर्मित है, पवन द्वारा निर्मित आदि। इसके अलावा भी और कई सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। मैदान से रिलेटेड एक वर्ड आता है संप्राय भूमि। संप्राय भूमि मतलब पैनी प्लेन, पैनी प्लेन।
पेनिप्लेन क्या है? संप्राय भूमि का क्या मतलब है? नदियों के द्वारा पर्वतों के अपरदन के फलस्वरूप समतल भूमि के रूप में निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदान को संप्राय भूमि या पेनिप्लेन कहते हैं। नदियों के द्वारा पर्वतों के अपरदन से निक्षेपणात्मक मैदान, ये जो मैदान बनते हैं नदियों के द्वारा पर्वतों के अपरदन से निक्षेपण के द्वारा जो निक्षेपणात्मक मैदान बनते हैं, प्लेन भूमि बनती है, उसको बोलते हैं संप्राय भूमि या फिर पेनिप्लेन। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली कठोर शैलों को मोनेड बोलते हैं। और इसमें संप्राय भूमि में जो कठोर शैलें पाई जाती हैं, कठोर शैलें, इनको बोलते हैं मोनेड नॉक बोलते हैं इन शैलों के लिए। तो ये वर्ड याद रखना है, संप्राय भूमि में जो कठोर शैलें पाई जाती हैं उनको मोनेड नॉक कहते हैं। इसके बाद चौथे प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ मिलती हैं वो हैं मरुस्थल। मरुस्थल मतलब डिजर्ट। डेजर्ट क्या होते हैं? मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्धशुष्क भाग होते हैं। ये स्थलखंड के क्या होती हैं? धरातल की शुष्क व अर्धशुष्क। शुष्क मतलब जहाँ पर वर्षा कम होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, और अर्धशुष्क जहाँ पर थोड़ी वर्षा भी होती है। तो ये शुष्क व अर्धशुष्क भाग हैं धरातल के, जहाँ अन्य भागों की अपेक्षा वर्षा क्या है? काफ़ी कम मात्रा में होती है। मरुस्थल मुख्यतः उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ प्रति चक्रवातीय दशाएं व तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है। ये कहाँ मिलते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में। उपोष्ण उच्च वायुदाब, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब वाला जो एरिया है क्या है? ये सारी बातें हम लोग आगे समझेंगे। सारी चीज़ें ये आगे सिलेबस में आएंगी तो वहाँ पर इनको समझते चलेंगे। उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में ये मिलते हैं। और इसमें जो उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है, उपोष्ण जो कटिबंध है उसमें, तो इस क्षेत्र में क्या होता है? प्रति चक्रवातीय दशाएं और तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है। ये तापीय प्रतिलोमन क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। और ये प्रति चक्रवाती दशाएं क्या हैं आगे, अभी सिर्फ हमें वर्ड को समझना है, बस याद रखना है इसे। प्रति चक्रवाती दशाएं और तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो है, इसमें क्या है? प्रति चक्रवातीय दशाएं बनती हैं और तापीय प्रतिलोमन की स्थिति
यहाँ पर बनती है। इसी क्षेत्र में क्या है, मरुस्थल पाए जाते हैं जो शुष्क व अर्ध शुष्क भाग होते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा बाष्पीकरण की दर से अत्यंत कम होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, वर्षा की जो मात्रा होती है, वर्षा की मात्रा वो क्या होती है, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण की दर से अत्यंत कम होती है, मतलब बहुत कम होती है, अत्यंत कम होती है। वर्षा की मात्रा बाष्पीकरण की जो दर है उससे बहुत कम होती है, मतलब बाष्पीकरण जिस दर से होता है, पानी भाप बनकर आकाश में जिस दर से जाता है, उस दर की अपेक्षा जो वर्षा की मात्रा होती है वो क्या है, बहुत कम होती है, अत्यंत कम होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। उष्ण मरुस्थल के निर्माण के लिए कुछ विशेष स्थितियां होनी चाहिए। उष्ण या जो शुष्क मरुस्थल हैं, इनके निर्माण के लिए कुछ विशेष स्थितियां होनी चाहिए, जैसे हवाओं का अवरोहण, हवाओं का अवरोहण, ये सारे वर्ड हम लोग समझेंगे आगे। प्रतिचक्रवाती दशाएं, प्रतिचक्रवाती दशाएं, ठंडी जलधाराओं का प्रभाव, ठंडी जलधाराओं का प्रभाव, आर्द्रता युक्त व्यापारिक पवनों का अभाव, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, युक्त पवनों का अभाव, मतलब नमी वाली जो पवनें हैं उनका अभाव, इत्यादि। तो उष्ण मरुस्थल शुष्क मरुस्थलों के निर्माण के लिए क्या क्या स्थितियां जिम्मेदार होती हैं। हवाओं का अवरोहण पाया जाता है यहाँ पर, प्रतिचक्रवाती दशाएं यहाँ देखने को मिलती हैं, ठंडी जलधाराओं का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, साथ ही साथ क्या है, आर्द्रता युक्त पवनों का अभाव होता है, मतलब यहाँ पर जो नमी वाली पवनें होती हैं, नमी युक्त वायु होती है, उसका यहाँ अभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा भी और कई कारण जिम्मेदार होते हैं मरुस्थल निर्माण के लिए। अब देखते हैं हम लोग जो विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थल और उनकी अवस्थिति, उनकी लोकेशन, वो कहाँ लोकेटेड हैं। तो विश्व के कुछ मरुस्थल देखते हैं। मरुस्थल और अवस्थिति, उनकी लोकेशन। तो सबसे पहले प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल, जो कहाँ मिलता है देखने को, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में सहारा डिजर्ट पाया जाता है। उसके बाद में गिब्सन,
गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, और ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी ये सभी कहाँ मिलते हैं? ये सभी ऑस्ट्रेलिया में, ये मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। गिब्सन डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले मरुस्थल हैं। फिर है गोबी मरुस्थल। गोबी डिजर्ट ये मंगोलिया और चीन के क्षेत्र में मिलता है। मंगोलिया व चीन, इसके एरिया में से देखा जाता है, वहाँ मतलब ये वहाँ स्थित है। इसके बाद में है कालाहारी डिजर्ट। ये बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, इन क्षेत्रों में ये डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट मिलता है। उसके बाद है अटाकामा डिजर्ट। अटाकामा डिजर्ट उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू, उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू के क्षेत्र में अटाकामा मरुस्थल है। उसके बाद तकला मकान डिजर्ट, ये चाइना में है, चाइना में लोकेटेड है ये। फिर दस्त ए लुट, ये डिजर्ट है पूर्वी ईरान में। और उसके बाद है दस्त ए कबीर डिजर्ट, ये डिजर्ट है उत्तरी पूर्वी ईरान में, उत्तर पूर्वी ईरान में ये डिजर्ट है दस्ते कबीर। और पूर्वी ईरान में है दस्ते लुट। उसके बाद पेटागोनिया मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में अवस्थित है ये। फिर है थार मरुस्थल, ये तो सभी जानते ही होंगे जितने भी भारतीय हैं। ये भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में है, पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान का एरिया है, वो क्या है, थार मरुस्थल कहलाता है। थार मरुस्थल है यहाँ पर। अब बात करते हैं पृथ्वी की सतह का वर्गीकरण। पृथ्वी की सतह का वर्गीकरण। अभी हम लोगों ने क्या देखा, पृथ्वी पर पाई जाने वाली कुछ जो प्रमुख स्थलाकृतियाँ थीं उनके बारे में, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान और डेजर्ट मतलब मरुस्थल, इन 4 चीज़ों को हमने देखा। पृथ्वी की सतह का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है, तो ये 2 भागों में पृथ्वी सतह को रखा जाता है। पहला महाद्वीप, और दूसरा महाद्वीप क्या है,
पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग होते हैं ये। पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग मतलब सागरों को छोड़कर जो स्थलीय भाग है जहाँ जल नहीं है उसको बोलते हैं महाद्वीप। और दूसरा महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन, पृथ्वी पर बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहते हैं। जो पृथ्वी पर बड़े जलाशय हैं उनको महासागरीय बेसिन कहते हैं। तो पृथ्वी सतह को इन दो भागों में डिवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं महाद्वीप की। महाद्वीप को अंग्रेजी में कंटिनेंट बोलते हैं। कंटिनेंट। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। मतलब जो महाद्वीप हैं, जो स्थलीय भूभाग हैं, बड़े बड़े स्थलीय भूभाग, वो कितने हैं? 7 हैं। ये कितने हैं? 7। और ये 7 कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में, घटते क्रम में अगर हम लोग देखें तो इसमें पहला है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद दूसरा है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप इससे छोटा। उसके बाद में तीसरा है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका महाद्वीप है फिर अफ्रीका महाद्वीप से छोटा। और फिर चौथा है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। उसके बाद पांचवा है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। फिर छठा है यूरोप। और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं जो पृथ्वी के धरातलीय भाग पर पाए जाते हैं। पहला क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप और उसके बाद उत्तर अमेरिका और उसके बाद क्या है? दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका जो पृथ्वी इस तरह से गोल है तो ये साउथ पोल जो है इसका दक्षिणी ध्रुव है, इसका एरिया क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप कहलाता है। और ये ऊपर वाला क्या कहलाता है? आर्कटिक, जिस पर क्या है? सागर पाया जाता है मोस्टली। तो ये है महाद्वीप। महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। महाद्वीप और महासागर ये क्या है? पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के, पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं।
महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। फिर द्वितीय श्रेणी में पर्वत आते हैं, फिर पठार, फिर मैदान। अब यहाँ हम देखते हैं जलमंडल का विकास। स्थलमंडल के बारे में हमने पढ़ा, अब जलमंडल का क्या हुआ, जलमंडल का कैसे विकास हुआ। जलमंडल का विकास मतलब इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल का विकास। तो जलमंडल का विकास कैसे हुआ? पृथ्वी के शीतलन मतलब पृथ्वी के ठंडा होने और ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न गैसों एवं जलवाष्प की संघनन क्रिया के फलस्वरूप वर्षा का आरंभ हुआ और इस वर्षा जल का धरातल के गर्तों में जमाव होना प्रारंभ हुआ। अनवरत चलने वाली इस जल निर्माण क्रिया एवं जमाव से ही महासागरों का निर्माण हुआ। लेकिन महासागरों के निर्माण के लिए क्या चीज़ें बताई गई हैं? पृथ्वी के शीतलन से, पृथ्वी का शीतलन हुआ, पृथ्वी ठंडी होती गई। और क्या हुआ? और जो ज्वालामुखी विस्फोट हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, तो पृथ्वी के शीतलन से और ज्वालामुखी के विस्फोट से जो गैसें उत्पन्न हुई, ज्वालामुखी विस्फोट से क्या है, गैसें उत्पन्न होती हैं जिसमें जलवाष्प भी होती है। गैसें उत्पन्न हुई, इन गैसों और जलवाष्प और जलवाष्प की संघनन क्रिया के द्वारा मतलब इनके कंडेंसेशन के द्वारा गैसों के, और ये गैसें कौन सी हैं? जो ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न हुई हैं। पृथ्वी का शीतलन हुआ और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, विस्फोट होते गए तो इनसे जो गैसें उत्पन्न हुई, इन गैसों से और जलवाष्प की संघनन क्रिया के फलस्वरूप क्या है, वर्षा का आरंभ हुआ। गैसों और जलवाष्प की संघनन क्रिया के द्वारा वर्षा का आरंभ हुआ, वर्षा होना शुरू हुई। वर्षा का आरंभ हुआ और इस वर्षा का जल धरातल के गर्तों में जमाव होना प्रारंभ हुआ। और यही जो पृथ्वी तल पर जो गर्त थे, बड़े बड़े गर्त, इन पर क्या है, इनमें क्या है, वर्षा का जल क्या है, जमा होना शुरू हुआ। और अनवरत चलने वाली इस जल निर्माण क्रिया एवं जमाव से ही महासागरों का निर्माण हुआ। इसी तरह से कंटिन्यू वर्षा होती गई और जो बड़े बड़े गर्त थे पृथ्वी पर, वो क्या है, जल से भर गए और इस तरह से क्या है, फाइनली महासागरों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? महासागरों का। तो इस तरह से इस जो जलमंडल है उसका विकास हुआ। इसके बाद क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों में उत्पन्न शैवालों की देन है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों में उत्पन्न शैवालों की देन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों में उत्पन्न
शैवालों की देन है। मतलब सबसे पहले महासागरों में क्या चीज़ उत्पन्न हुई? शैवाल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों में उत्पन्न शैवालों की देन है। सबसे पहले महासागरों में शैवाल उत्पन्न हुए और उनसे क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, इससे ऑक्सीजन उत्पन्न हुई और ऑक्सीजन क्या है, बढ़ती गई। O2 की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, बढ़ती गई। ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पर कि उस समय तक जीवन सिर्फ महासागरों तक ही सीमित रहा। जब ऑक्सीजन की प्रक्रिया जो हो रही थी, ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही थी शैवालों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो उस टाइम पे जो जीवन था वो महासागरों तक ही सीमित था, महासागरों तक सीमित था जीवन। महासागरों, नदियों, झीलों, हिमनदियों, मृदा एवं वायुमंडल से तरल, ठोस तथा गैस की अवस्था में उपस्थित समस्त जल को जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल की अगर हम बात करें तो जलमंडल में क्या क्या जल आता है, किस किस तरह का जल हम इसमें शामिल कर सकते हैं? इसमें महासागर आ जाएंगे, महासागरों का जल आ जाएगा, महासागरों का जल, नदियों का जल, झीलों का जल, हिम नदियाँ हैं जहाँ बर्फ़ गिर रही है और उससे जो बर्फ़ पिघल रही है उनको हिम नदी बोलते हैं। हिम नदियाँ, हिम नदियों का जल, मृदा और वायुमंडल में तरल, वायुमंडल में तरल, ठोस और गैस अवस्था। तो देखिए जलमंडल में क्या क्या चीज़ें, हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? महासागरों का जल, नदियों का जल, झीलों का जल, हिम नदियों का जल, मृदा और वायुमंडल में तरल, ठोस और गैस अवस्था में जो भी जल उपस्थित है उस समस्त जल को क्या बोलते हैं? जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर उसे कहते हैं। सामान्यतः केवल महासागरीय जल को ही जलमंडल माना जाता है। जनरली अगर हम देखें तो क्या है, सामान्यता मतलब जो महासागरीय जल है, महासागरीय जल है, इसको जलमंडल कहा जाता है जनरली। वैसे जलमंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम लोग देख चुके हैं। धरातल का लगभग 2/3 से भी अधिक भाग जल से ढका है। पृथ्वी है उसका 2/3 भाग धरातल का लगभग 2/3 भाग, 2/3 भाग क्या है, जल से, इससे भी अधिक 2/3 से भी ज़्यादा भाग क्या है, जल से ढका है, जल से ढका है। अर्थात अगर हम परसेंटेज में देखें तो 70.8% भाग क्या है, जल से आच्छादित है धरातल का, और बाकी जो बचा 29.2 29.2
29.2% ये क्या है, स्थल है, इतना भाग स्थल है। और 70.08% भाग क्या है, धरातल का, वो जल से घिरा हुआ है। जलमंडल में महासागर, जलमंडल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, अभी हमने देखा था। जलमंडल में महासागर आ रहे हैं, महासागर हैं, झील हैं, नदियाँ, भूमिगत जल, भूमिगत जल और हिमनदियाँ। हिमनदियाँ आदि सभी क्या हैं, इसमें सम्मिलित हैं जलमंडल में। जलमंडल में महासागर सबसे बड़े जलखंड हैं। जलमंडल में जो महासागर हैं वो क्या हैं, सबसे बड़े जलखंड, वो सबसे बड़े जलखंड क्या हैं जलमंडल में, महासागर। जल का लगभग 97% भाग महासागरों में पाया जाता है और इनमें जल का 97% भाग पाया जाता है, जल का लगभग 97% भाग जल का किस में पाया जाता है, महासागरों में। और ये सबसे बड़े जलखंड होते हैं, जो लवणीय होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। और ये 97% भाग क्या है, जल का लवणीय वाटर है, साल्ट वाटर है। तो इस कारण से ये क्या है, पीने योग्य नहीं होता है। ये जो साल्ट वाटर होता है ये पीने योग्य नहीं होता। शेष 3% का अधिकांश भाग, अब बचा 3%, 3%, इस 3% का जो अधिकांश भाग होता है, अधिकांश भाग वो क्या है, हिम चादरों और हिमनदियों, हिम चादरों हिमनदियों और भूमिगत जल, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। देखिए 97% तो महासागरों में जल पाया जाता है, जो लवणीय जल होता है, जो पीने योग्य नहीं होता। बाकी 3% जो बचा है, इसका अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है, हिम चादरों के रूप में, जो बर्फ़ जमी हुई है उसके रूप में, या और फिर ये जो हिमनदियाँ हैं उनके रूप में मिलता है। और जो भूमिगत जल है, ज़मीन के अंदर जो जल है उसके रूप में। बाकी 3% जो है, 3% जो जल है उसका अधिकांश भाग हिम चादरों के रूप में, हिमनदियों के रूप में और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। अब बात करते हैं महासागर की। महासागर कितने ऐसे भूखंड हैं धरातल पर जो बड़े बड़े जलाशय हैं, मतलब जलखंड हैं। विशाल जलाशय, इसको अंग्रेजी में ओशियन बोलते हैं, ओशियन, महासागर के लिए। तो इसमें जो विशाल जलाशय हैं, जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं तथा जो जलमंडल के मुख्य भाग हैं, को महासागर कहते हैं। महासागर क्या हैं, विशाल जलाशय हैं जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, जो जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं, या फिर कहें कि जलमंडल के सबसे बड़े भाग होते हैं, इन्हें महासागर कहते हैं।
विश्व में ऐसे महासागर 5 हैं जिनमें आकार के घटते क्रम में आकार के घटते क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। दूसरा है प्रशांत महासागर के बाद इससे छोटा जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से जो छोटा महासागर है वो है हिंद महासागर। और ये हिंद महासागर की विशेषता भी है कि ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, मतलब हिंदुस्तान के नाम पर इसको हिंद महासागर कहा जाता है। फिर चौथा जो छोटा हिंद महासागर से छोटा जो महासागर है वो है दक्षिण महासागर। उसके बाद पांचवा है आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर पृथ्वी पर मिलते हैं। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उससे छोटा है अटलांटिक महासागर, और उसके बाद हिंद महासागर, और उसके बाद दक्षिण महासागर, और इसके बाद आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। इसके बाद आता है जैवमंडल। इसके बाद क्या है? जैवमंडल। जैवमंडल जहाँ जीवन पाया जाता है, बायोस्फीयर। तो जैवमंडल क्या है, बायोस्फीयर क्या है? एक ऐसा सीमित क्षेत्र जहां भूमि, जल एवं वायु एक दूसरे के संपर्क में आकर जीवों के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं, जैवमंडल कहलाता है। एक ऐसा सीमित क्षेत्र, जहां क्या है, जहां भूमि, जल एवं वायु एक दूसरे के संपर्क में आकर जीवों के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। जीवों के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बायोस्फीयर या फिर जैवमंडल। ये ऐसा सीमित क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, भूमि, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आकर जीवों के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न करते हैं, अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जैवमंडल। और ये सीमित क्षेत्र होता है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए जीव मंडल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य है,
और इसी के साथ जो अन्य प्राणी हैं, अन्य प्राणी है, ये सभी क्या हैं, जीवित रहने के लिए जीव मंडल से जुड़े हैं, जीव मंडल में एक दूसरे से जुड़े हैं। जीवित रहने के लिए ये सभी क्या है, जीव मंडल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। अभी जो बायोस्फीयर है, जैव मंडल है, हम इस तरह से भी अगर वेन डायग्राम के थ्रू हम इसे शो करना चाहें तो ऐसे भी शो कर सकते हैं। एक सर्कल ये, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। अगर ये जलमंडल है और ये स्थलमंडल है और ये वायुमंडल है, तो इन तीनों का जो इंटरसेक्टिंग एरिया है ये शो करेगा जैव मंडल के लिए, जहाँ क्या है, जीवन पाया जाएगा, जहाँ जीवन पाया जाता है। अब जो जैव मंडल है, इसके जो प्राणी हैं, जैव मंडल के प्राणी या जीव, इनको दो भागों में, मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो जंतु जगत, जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। जंतु जगत और पादप जगत, जैव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। यह वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर रूप से लगभग 15 किलोमीटर तक विस्तृत है। जैव मंडल है वो वायुमंडल में अगर ऊर्ध्वाधर रूप से देखें, मतलब ऊपर की ओर अगर देखें धरातल से, तो पृथ्वी धरातल से सपोज टू बी, ये क्या है, अर्थ है, तो इसके धरातल से चाहे इधर चाहे इधर, क्योंकि चारों तरफ इसके क्या है, वायुमंडल है, चारों तरफ कहीं भी देख लें या फिर इसके यहाँ पर देखें, तो इस तरह से क्या है, लगभग 15 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक, पृथ्वी धरातल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जैव मंडल पाया जाता है, मतलब यहाँ तक जीवन मिल सकता है। क्षैतिज रूप से जैव मंडल लगभग समस्त पृथ्वी को घेरे हुए है। अगर क्षैतिज रूप से बात करें, मतलब एक स्थान से यहाँ से चले और दूसरे स्थान यहाँ पर पहुँच गए और फिर एक स्थान ये है, तो मतलब जो ये क्षैतिज रूप से ही सारा एरिया कवर होता है पृथ्वी का, लगभग सारे एरिया में क्या है, पृथ्वी के सारे एरिया में लगभग जीव मिलते हैं, प्राणी पाए जाते हैं। और ऊर्ध्वाधर अगर बात करें पृथ्वी के वायुमंडल में, तो पृथ्वी तल से वायु में अगर निकलें अंतरिक्ष की ओर, तो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जैव मंडल देखने को मिलता है। और क्षैतिज रूप से लगभग समस्त पृथ्वी पर, ऊर्ध्वाधर रूप से लगभग 15 किलोमीटर तक। जैव मंडल के घटक क्या क्या हैं? जैव मंडल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? जैव मंडल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर।
तो जैव मंडल के 3 मूल घटक होते हैं। इसके 3 मूल घटक हैं, 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? अजैविक घटक। ये एनवायरनमेंट में भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ ही रहे हैं, और बायो में भी हैं, ये जनरल साइंस में। अजैविक घटक, इनको बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। और दूसरा है जैविक घटक, इनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, जिनमें जीवन पाया जाता है, और अजैविक में जीवन नहीं पाया जाता। और तीसरे हैं ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक मतलब एनर्जी कंपोनेंट। तीसरे ये ऊर्जा घटक हैं। तो अब देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। नंबर 1, अजैविक घटक क्या हैं? इन घटकों में वे सभी अजैविक तत्व सम्मिलित होते हैं जो सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए, इसमें अजैविक वो सारे घटक होते हैं जो क्या हैं, जीवित जीव हैं, उनके लिए क्या हैं, जरूरी होते हैं, उनके लिए जरूरी हैं, वो सभी इसमें घटक मौजूद होते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं ये सारे। जैसे स्थल मंडल है, जलमंडल, वायुमंडल और क्या है, जलमंडल है। तो ये सब क्या है, अजैविक घटक होते हैं। इनको वायु, जल एवं मृदा से संबोधित किया जाता है। इनको वायु, जल और मृदा भी कहते हैं इनके लिए। तो ये अजैविक घटक कहलाते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इनमें जीवन नहीं पाया जाता, लेकिन जो जीवित जीव हैं उनके लिए जो जैविक यानी कि कंपोनेंट्स हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनके लिए ये ज़रूरी हैं। फिर दूसरे क्या हैं, जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। ये क्या होते हैं? इसमें आपके पौधे हो गए, सारे जीवित चीज़ें जो भी हैं, पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव पर्यावरण के 3 प्रमुख जैविक घटक हैं। एक तो पौधे, दूसरे जीव जंतु और बाकी जो सूक्ष्म जीव हैं। ये 3 क्या हैं, जैविक घटक हैं, पर्यावरण के प्रमुख 3 जैविक घटक हैं, पर्यावरण के लिए जिम्मेदार जो हैं। तीसरे प्रकार के जो घटक हैं वो क्या हैं, ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक, एनर्जी कंपोनेंट्स। ये जैव मंडल का तीसरा घटक है। ये घटक इस ग्रह पर प्रत्येक प्रकार के जैविक जीवन के उत्पादन और पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक है। ऊर्जा घटक क्या है, पृथ्वी पर क्या है, जीवन के उत्पादन और पुनरुत्पादन मतलब पुनः उत्पादन, उत्पादन और पुनरुत्पादन के लिए क्या है, ये आवश्यक घटक है, ऊर्जा घटक। जैव मंडल में सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जैव मंडल में जो ऊर्जा है उसका प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य। और ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा ही क्या है, जो जीवों के उत्पादन और पुनरुत्पादन के लिए, पुनः उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ऊर्जा घटक के ये अंतर्गत आती है। अब बात आती है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति।
ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी को।